वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हमने जो स्टार्ट करना है वो कंजंक्शंस की थर्ड कैटेगरी जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है वो हमने स्टार्ट करनी है आज। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देखा था? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ी थी एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ी थी। होपफुली वो सबको याद है कि फैन बॉयज रूल जो है वो कौन सी कंजंक्शंस में लगेगा और उनके अलावा जो बची हुई कंजंक्शंस है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी। उसके बाद हम आज कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़नी है, साथ में हमने वोकैबुलरी करनी है 21 की, और इडियम्स जो है वो हमने रिज्यूम करने हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंजंक्शंस। कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Correlative conjunction uses a set of words in a parallel sentence structure to show a contrast or to compare the equal parts of a sentence or equal parts of a sentence. Correlative conjunction uses a set of words in a parallel sentence structure to show a contrast or to compare the equal parts of sentence. यहाँ पे अब क्लियर ही लिखा हुआ है, विजिबल है सब कुछ कि एक्सप्रेस्ड है यहाँ पे कि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होती हैं जो कि पेयर में आती हैं, जो कि सिंगल नहीं होती हैं। ये सेट ऑफ वर्ड्स को यूज करती हैं पैरेलल सेंटेंस में। पैरेलल मतलब पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं भी यूज हो जाएंगी। स्ट्रक्चर टू शो अ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए और कंपेयर करने के लिए दोनों पार्ट्स को। Or the words of correlative conjunctions have a special connection between them. The words of correlative conjunctions, अब जो दोनों words, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड हमने ये यूज किया, दूसरा वर्ड हमने ये यूज किया, दोनों हमारी कंजंक्शंस हैं और ये दोनों वर्ड्स जो हैं एक पूरे सेंटेंस को कवर कर रही हैं। तो ये कह रहा है कि इन दोनों वर्ड्स का अपना अपना एक स्पेशल कनेक्शन होता है। इन दोनों के बीच एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने का इनका अपना एक अलग से स्पेशल रोल होता है। ये है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की डेफिनेशन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती कैसी हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन सबसे पहले जैसे कि इधर होता है, अगर इधर यूज हो रखा होता है तो उसके साथ और यूज हो रखा होता है पूरे सेंटेंस के अंदर। अगर इधर जो है आगे लगेगा और जो है वो सेकंड पार्ट में लगेगा। इसी तरह से नीदर फर्स्ट पार्ट में यूज होता है नॉर सेकंड पार्ट में। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। वेदर के साथ और यूज होता है। बोथ यूज हुआ है तो साथ में दूसरी कंजंक्शन यूज होएगी एंड। इसी तरह से हार्डली जो है, हार्डली के साथ जो होता है वो होता है व्हेन। और एक चीज और कि मैंने फैन वॉइस के अंदर भी बताया था कि कहीं ना कहीं एंड वहां पे भी होता है, और वो वाला एंड वो है जिसके साथ बोथ नहीं लगा होगा, जहां पे अकेला एंड यूज हो रखा होगा वो हमारी होएगी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड बोथ सेंटेंसेस शुड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फैन वॉइस का रूल है कि दोनों सेंटेंसेस जो है ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोनों का आपस में रिलेशन होना चाहिए, को रिलेशन, जो कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, को रिलेशन, दोनों का रिलेशन। हार्डली के साथ यूज होएगा व्हेन। हार्डली का मीन्स होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट। हार्डली, हार्डली की जगह पे एक और वर्ड यूज हम करते हैं स्कैर्सली। स्कैर्सली का जो मीनिंग होता है सेम मीनिंग होता है। अगर स्कैर्सली यूज हो रखा है तो इसके साथ हम यूज करते हैं व्हेन। तो ये अपने माइंड में रखनी है, हार्डली एंड स्कैर्सली बोथ वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग एंड बोथ विल कैरी विद them a single and the same conjunction, that is when. Scarcely और hardly दोनों के साथ यूज होता है when. फर्दर मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये है, ये इतने जो मैंने हैं ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे हैं और साथ में जो है हमने और भी बता देती हूँ। जैसे अब ऑल्दो होता है, एक वर्ड ऑल्दो होता है, एंड व्हेन वी यूज ऑल्दो एज अ कंजंक्शन इन सम सेंटेंस देन इट विल बी फॉलोड बाय येट। अनदर सेंटेंस जो होएगा उसके अंदर उसमें येट वर्ड जो है वो यूज हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली दो वर्ड इज ऑल्सो देयर, दो।
So though and although both have a same meaning. So if a same meaning is there, then the second conjunction which will be used with this, that will be yet. Yet with the although also and with though also as well. Both words will follow the yet term in conjunction. So ये जो है अब इसी तरह से जैसे हार्डली एंड स्कैर्सली बोथ वर्ड्स हैं, इनके साथ सेम कंजंक्शन यूज होती है, तो उसी तरह से ऑल्दो एंड दोनों के साथ यूज होगी जेट। इसी तरह से एक वर्ड और होता है जैसे कि सूनर, नो सूनर होता है। व्हेन वी व्हेन यू सी द नॉन नो सूनर in some sentence, then you will found it is then you will found in another part of that sentence that that than is used, than, not a than than is used। so अगर than नहीं यूज हुआ है तो वहां पे स्पॉटिंग एरर जो है आ सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि हार्डली के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ क्या आता है। तो इन चीजों को माइंड में बिठाना है, इनको लर्न करना पड़ेगा। तो इनका लर्न करने का तरीका यही है, इनकी प्रैक्टिस, इनके सेंटेंसेस को फॉर्म करना, बनाना, इनको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करना। सो जो जो इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शंस थी वो मैंने बता दी हैं। फर्दर अब इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कैसे यूज होते हैं ये। इधर यू गिव मी योर पेन और आई शैल स्नैच द सेम। इधर यू गिव मी योर पेन और आई शैल स्नैच द सेम। क्या कह रहे हैं, इधर तुम या तो तुम अपना पेन दे दो, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, या फिर मैं इसको स्नैच कर लूंगा, इसको छीन लूंगा। स्नैच मतलब छीनना। सो इस तरह से अगर इधर यूज हुआ है तो साथ में और यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है निदर और नॉर की। निदर, इट इज नीदर यूजफुल नॉर इसेंशियल। ये ना तो यूजफुल है और ना ही ये इसेंशियल है। तो निदर एंड नॉर दोनों एक साथ, इनका मतलब होता है नोट, दोनों का। नेक्स्ट जो है वो है आई डू नॉट नो वेदर ही विल पास दिस ईयर और नो। आई डू नॉट नो वेदर ही विल पास दिस ईयर और नॉट, वेदर कि वो इस साल पास होएगा भी या नहीं। सो इस तरह से अगर वेदर यूज हुआ है तो साथ में और यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिड बोथ राइट एंड स्पीक टू हिम। बोथ, तो बोथ का किसके साथ फॉलो होना था, एंड के साथ। तो बोथ एंड दोनों, ये दोनों जो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। वेदर और नीदर नोर, नीदर और इधर और, वेदर एंड इधर दोनों के साथ और लगता है, लेकिन इनका मीनिंग जो है सिमिलर नहीं होता है, कुछ डिफरेंट होता है इनका मीनिंग। ठीक है जी। सो होपफुली कंजंक्शंस का पार्ट आज जो है क्लियर है। आज हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस की है, कल से हमने जो स्टार्ट करनी है इनके स्पॉटिंग एरर्स जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। सो चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हमने करनी है 21st ऑफ मई की आज। 21st ऑफ मई की जो हमने वोकैबुलरी करनी है, उनमें से जो फर्स्ट वर्ड है वो है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मीनिंग होता है किसी चीज को फेस करना, टैकल करना। तो और इसका आ जाएगा गेट टू ग्रिप्स विद, एड्रेस करना किसी चीज को, और फेस करना, टू फेस, अटैक करना, मुकाबला करना। ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ऑपोजिट इसका आ जाएगा अवॉइड करना, अबेंडन करना और गिव अप कर देना, गिव अप कर देना। नेक्स्ट सेकंड वर्ड है फेबल्ड। फेबल्ड का मीनिंग होता है कल्पित। कल्पित मतलब काल्पनिक, जो कि रियल ना हो, अनरियल हो, मिथिक, मिथिकल और लेजेंडरी, और क्या बोल सकते हैं, अनरियल, अनरियल और इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल वर्ड मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इंटेलेक्चुअल वर्ड, इंटेलेक्चुअल। सो ऑपोजिट आ जाएगा रियल, ओरिजिनल, रियल, ओरिजिनल। सो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रोट्रैक्ट। एक तो प्रोट्रैक्ट होता है, एक प्रोटेक्ट होता है, तो दोनों डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन,
सो प्रोट्रैक्ट मीन्स होता है खींचना, लंबा करना, एक्सटेंड करना, एनहांस करना, इनकरेज करना, किसी को बढ़ाना। एक्सटेंड करना, ड्रॉ आउट करना, प्रोलॉन्ग करना, और लिख सकते हो इनहांस करना, इंक्रीज करना। ऑपोजिट आ जाएगा कर्टेल करना, डिक्रीज करना, शॉर्टन करना, शॉर्टन करना। सो होपफुली सारा क्लियर होता जा रहा है, सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और जो भी आज के जो हमने कंजंक्शंस किए हैं उनको भी जरा ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट है उनको, क्योंकि याद करना पड़ेगा उनको सारियों को। सरीनेज, नेक्स्ट इज रेनेज। रेनेज होता है छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, गो बैक ऑन, ब्रेक कर देना, बैक आउट ऑफ, रिनाउंस कर देना, रिटायर कर लेना। और और क्या आ सकता है, गिव अप कर लेना। ऑपोजिट आ जाएगा कीप, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है डेटर। डेटर मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट लगा देना किसी चीज के ऊपर। सो इसका मीनिंग है स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा। और एक वर्ड और मैंने करवाया था, कन्फाइन, कन्फाइन करना। तो साथ में आ जाएगा स्टॉप, पुट स्टॉप टू, और प्रिवेंट। नेक्स्ट जो है इसका ऑपोजिट आ जाएगा इनकरेज करना, और इनकरेज करना, रेज्यूम करना, कंटिन्यू करना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा रिट्रीट। रिट्रीट का मीनिंग होता है पीछे हट जाना, मतलब गिव अप कर लेना, रिनाउंस कर लेना, छोड़ देना, सब कुछ विड्रॉ कर लेना। सो ड्रॉ बैक कर लेना, रिटायर होना, रिनाउंस हो लेना, गिव अप कर लेना। आज मिलते जुलते से ही वर्ड्स हैं सारे। रिनाउंस, गिव अप, विड्रॉ कर लेना, ड्रॉ बैक कर लेना। ऑपोजिट आ जाएगा इसका एडवांस, टैकल, अटैक, एक्सेप्ट, चैलेंज। सो ये है इसके ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट जो है वो हमने करना है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लेब्रिंथिन। लेब्रिंथिन भी बोल देते हैं इसको, लेब्रिंथाइन भी बोल देते हैं इसको। तो इसका मीनिंग है, सबसे पहले देख लो, ये एडजेक्टिव है, थोड़ा नया वर्ड हो सकता है तुम लोगों के लिए। इसका मीनिंग होता है जटिल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, आपस में उलझ पुलझ हो ही रहना, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स होना। ठीक है। सो मीन इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अकेला स्ट्रेट भी आ जाएगा, क्लियर भी आ जाएगा। यहाँ पे क्लाउडी आ सकता है, और अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इरिटेंट। इरिटेंट का मीनिंग होता है किसी को इरिटेट करना, एनवाय करना, किसी को हेटर्ड करना, पिन प्रिक करना किसी को। सो एनवायंस नाउन होता है ये। सबसे पहले कौन सा नाउन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इसका जो सिनोनिम है वो है इरिटेशन, पिन प्रिक करना। एंटोनिम इसका है हेल्प करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, प्रेज करना। हेल्प, सपोर्ट, प्रेज।
चलिए नाउ अब हम करते हैं ईडियम्स। मूविंग ऑन ईडियम्स। ईडियम्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। और हर एग्जाम के अंदर सीडीएस एनडीए एफकेट तीनों चारों पेपरों में, सारे पेपरों में आता है ये। सो इनको अच्छे से स्टडी करना है। अगर जितने मैं करवाती हूँ इतनों को ही पढ़ते रहोगे डेली, डे बाय डे, तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि काफी जो है कवर जो है हो जाएंगे, इडियम्स भी एंड वर्ड्स भी। चलिए, सो फर्स्ट इज येलो स्ट्रिक। येलो स्ट्रिक का मीनिंग होता है कि कायरों की तरह एक्ट करना, ब्रेव ना होना। एक्ट इन क्वार्टरली वे एंड नॉट बी वेरी ब्रेव। सो इसका मतलब जो है ब्रेव ना होना। नेक्स्ट इज पुट अ सॉक इन इट। पुट अ सॉक इन इट मतलब एन impolite वे ऑफ टेलिंग समवन टू बी क्वाइट। मतलब किसी को इम्प्लॉइट वे में उसको चुप करवा देना, किसी को चुप करवा देना गलत तरीके से, impolitely. Next is bought the farm. Bought the farm मतलब bought the farm मतलब died. सिंपल सा वर्ड है dead, खत्म। और weak, almost finish। नेक्स्ट जो है ये है हमारा कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड, अब देखिए इसको हमने ये हिंदी में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। कॉट रेड हैंडेड, caught in the act of doing something wrong such as cheating or stealing। such as cheating और stealing मतलब गलत तरीकों में, गलत कामों में जो है रंगे हाथों पकड़े जाना। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो है वो हमारा इडियम है द ईयर डॉट। द ईयर डॉट मतलब कि बहुत लंबे समय से, जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड अगो, तो वो ही मीनिंग होता है लॉन्ग टाइम अगो, वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत ही लंबा टाइम। सो द ईयर डॉट, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है अगर इस तरह से भी आ जाता है। तो डॉट का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम टाइम। इसको देख के ध्यान से चलना है, मतलब बहुत लंबा टाइम, एक वेरी लॉन्ग जो है टाइम से पहले, अगो पहले, बहुत लंबा समय पहले, बहुत लंबे समय पहले की बात है, इस तरह से। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इडियम वो हमारा है पिक एंड स्पैन। पिक एंड स्पैन का मतलब होता है पूरी तरह से स्पष्ट होना, क्लियर होना, ऑर्गेनाइज्ड वे होना, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना, वेल मैनर्ड होना। तो ये यूज हो जाते हैं, ये पर्सन्स के लिए भी यूज हो जाते हैं और किसी प्रोग्राम के लिए भी यूज हो जाते हैं, किसी वर्क के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए भी यूज हो जाते हैं ये वाला इडियम पिक एंड स्पैन। इन सारों का, ये सारे बहुत इजी हैं जो कि तुम लोगों ने पढ़े भी हुए हैं, हिंदी में भी पढ़े हुए हैं, तो इनको पढ़ना है अच्छे से। हर रोज की तरह इनके सेंटेंसेस भी बना लेने हैं। जो भी मेरे लेक्चर ये देखता है तो सेंटेंसेस बनाने हैं, ऑनेस्टली इनको बनाने की कोशिश करनी है खुद से, सो दैट एग्जाम में जो है दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। और कोशिश करो कि जो मैं वर्ड्स करवाती हूँ, पहले तो मैं सेंटेंसेस भी करवा देती थी, एग्जाम्पल्स करवा देती थी, लेकिन अब कोशिश करो कि उनको सेंटेंसेस भी बनाओ, उनकी एग्जाम्पल्स जो है सेंटेंस में फॉर्म करो उन वर्ड्स को, और उन वर्ड को यूज करने की कोशिश करो अपने रूटीन वे में, अपने रेगुलर लाइफ में। इसी तरह से जो है तुम उनको क्रैक कर पाओगे, उनको लर्न कर पाओगे, समझ पाओगे। तो अगर यूज कर पाओगे तो अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी, तो अपने आप वो वर्ड्स जो हैं याद आते रहेंगे। सो एक तो वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं उनको क्लियर करके देन उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, और दूसरी चीज की इडियम्स जो हैं उनको समझना है, उनको मीनिंग जो है समझना है, फिर उनके सेंटेंसेस जो है माइंड में बनाओ, कॉपी पे बनाओ, जैसे भी बनाओ, बस इनको बनाने की कोशिश करो, सो दैट जो एक बार पढ़ लिया उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उनके ऊपर दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन ही करने की रिक्वायरमेंट हो जिनके लिए। उसी तरीके से इनको तैयार करने की कोशिश करो। और पेपर में बहुत कम टाइम रह गया है, यही टाइम है पढ़ने का, बाद में हमेशा जो है रेग्रेट ही फील होता है कि मैं हम पढ़ लेते, उस टाइम पढ़ लेते। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, सीरियस हो जाओ अगर पेपर क्लियर करना है तो।
अदरवाइज नॉन सीरियस होके पढ़ते रहो, देखते रहो, लेक्चर देखते रहो, कोई चक्कर नहीं है, और ऊपर से जाता रहेगा। अगर किसी ने वैसे पढ़ना है, शौक के लिए देखना है, तो भी देखो, कोई चक्कर नहीं है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मुझे ये भी पता है जितने भी देखेंगे उनमें से एक या दो बच्चे होंगे जो सीरियस होके पढ़ाई कर रहे होंगे, सीरियस होके इनको पढ़ेंगे। सो होपफुली आज का लेक्चर जो है सबके लिए बेनिफिट ही करे, सबके लिए बेनिफिशियल ही रहे। सो आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। अब इनकी स्पॉटिंग एरर्स जो हैं वो चलेंगी, इनकी एक्सरसाइज जो है वो चलेगी। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।